हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 में हमने 2.3 फंक्शन हमने स्टार्ट किया था। उसके पहले 2.1 अगर आपको याद हो तो उसमें A क्रॉस B था, क्रॉस प्रोडक्ट, वो एकदम हमने परफेक्टली प्रिपेयर किया था, क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद 2.2 था रिलेशन, वो भी हमने एकदम परफेक्टली देखा था। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है फंक्शन। ये फंक्शन जो है वो आपका सबसे मेन टॉपिक है ये चैप्टर का। तो ये फंक्शन में हम धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ेंगे। फंक्शन में हमने लास्ट लेक्चर में जो थोड़ा बहुत पोर्शन देखा था उसको मैं क्विकली रिवाइज करता हूँ। नवनीत, ये पाई 11 और 814 ये फंक्शन है, यस और नो? यस यस, क्योंकि 5 और 8 में से दोनों में से सिंगल एरो निकल रहे हैं तो ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन है नो क्योंकि 8 में से मल्टीपल एरो निकल रहे हैं। अभी भी ये फंक्शन नहीं है क्योंकि 8 में से मल्टीपल एरो 13, 14, 15 निकल रहे हैं तो ये फंक्शन नहीं है। अगर मैं ये तीनों एरो कट कर देता हूँ, और बाद में 8 को 11 से ज्वाइन करते हैं तो अब ये फंक्शन है, क्योंकि 5 में से एक एरो 11 और 8 में से एक एरो 11, तो 5 और 8 में से एग्जैक्टली एक एक एरो निकल रहे हैं तो ये फंक्शन है। ये वाली सिचुएशन है। क्या नवनीत ये सिचुएशन फंक्शन है? यस ये नीचे वाली सिचुएशन? यस यस हाँ, क्योंकि 5, 8, 9 तीनों में से सिंगल एरो निकल रहे हैं। 5 में से सिंगल एरो, 8 में सिंगल एरो, 9 में सिंगल एरो, तो 5, 8, 9 तीनों में सिंगल एरो निकल रहे हैं। तो 5, 8, 9 to 12 and 10 to 13 सिंगल एरो सिंगल एरो सिंगल एरो सिंगल एरो, तो ये फंक्शन है। अगर हम 5 को 11 से कनेक्ट करते हैं, 5 को 11 से कनेक्ट कर दे तो अब ये फंक्शन नहीं है, अभी ये फंक्शन नहीं है। अभी अगर हम 10 को 12 से कनेक्ट कर दें तो भी ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 10 में से मल्टीपल एरो है और 5 में से मल्टीपल एरो है, तो ये फंक्शन नहीं है। अब ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब यहाँ पर हम अगर हम यहाँ पर पेयर्स बनाते हैं, ये जो सिचुएशन आपके सामने है ये फंक्शन है, उसमें अगर पेयर्स बनाते हैं तो 5, 10, 1032, 92, तो ये जो पेयर्स है उसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा रेंज है। तो रेंज हो जाएगा 10 and 2। और जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, फर्स्ट एलिमेंट जो है 5, 103, 90, वो फर्स्ट एलिमेंट हमारा डोमेन है। तो डोमेन हो गया 5, 103, 90। तो ये जो हुआ वो हमारा डोमेन हुआ, रेंज हो गया 10, 2। ये हमारा लास्ट लेक्चर का कंक्लूजन था। अब इसके आगे बढ़ते हैं और हम 2.3 के पहले कुछ 2.3 के पहले कुछ फंक्शंस हैं जो हम समझते हैं। आप लोग टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 38 ओपन कीजिए। हमने ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में टेक्स्ट बुक अपलोड कर रखी है, उसमें से जाके आप पेज नंबर 38 टेक्स्ट बुक में ओपन कीजिए।
पेज नंबर 38 पे अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक स्पेशल फंक्शन दिया है जिसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है उसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखनी है और वो फॉर्मूला है fx इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन ही आंसर है, क्वेश्चन ही आंसर है। अगर आप f7 देखते हैं तो आंसर 7 आएगा, अगर आप f0 लेते हैं तो आंसर 0 आएगा, f अगर 1 लेते हैं तो आंसर 1 आएगा, f -1 लेते हैं तो आंसर -1 आएगा। तो क्वेश्चन ही आंसर है। ये है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। फंक्शन है फ्रॉम r टू r, फंक्शन है फ्रॉम r टू r। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 7 का आंसर 7 आएगा, 0 का आंसर 0 आएगा, 1 का आंसर 1 आएगा, -1 का आंसर -1 आएगा। क्वेश्चन ही आंसर है, क्वेश्चन ही आंसर है। अगर आप √3 लेंगे तो आंसर √3 आएगा, अगर आप -3 लेंगे तो आंसर -3 आएगा, अगर आप 0.7 लेंगे तो आंसर 0.7 आएगा। तो इसमें क्वेश्चन ही आंसर है। तो आपको पता चल गया कि ये जो हमारा डोमेन है जिसको मैंने टिक किया, ये जो हमारा डोमेन है वो डोमेन हमारा आर है, और ये जो हमारा रेंज है वो भी आर है। तो ये एरो के पहले ये हमारा डोमेन है, डोमेन हमारा आर है, और ये जो आंसर्स है वो आंसर भी सेम है, ये जो आंसर्स है वो आंसर भी सेम है, और ये जो आंसर है वही हमारा रेंज है। तो रेंज भी आर हो गया, डोमेन भी आर हो गया। तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है डोमेन इक्वल टू आर, डोमेन इक्वल टू आर, और बाद में लिखा हुआ है रेंज इक्वल टू आर। डोमेन भी आर है, रेंज भी आर है। अभी हमको ये जो फंक्शन है उसके लिए हमको ग्राफ बनाना है। लेकिन उसके पहले अगर कोई फंक्शन ऐसा होता f(x = x²), तो आप देख सकते हो कि अगर f(x = x² होता तो क्वेश्चन और आंसर चेंज हो जाता। अगर आप f7 लिखते हैं तो आपका आंसर 49 आ जाता। अगर आप f -3 लिखते हैं तो उसका स्क्वायर होके आंसर 9 हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि 7 का आंसर 49 हो रहा है, -3 का आंसर 9 हो रहा है, और हमारा जो आइडेंटिटी फंक्शन है उसमें क्वेश्चन ही आंसर है। तो 7 का आंसर 7 होगा, 0 का आंसर 0 होगा, √3 का आंसर √3 होगा। ये कोई और फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन। हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम नेक्स्ट पेज पे आइडेंटिटी फंक्शन के लिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये हमारा फॉर्मूला था, और ये फॉर्मूला के हिसाब से हमारे पास कुछ पॉइंट्स ऐसे आए थे। 0 का आंसर 0, 1 का 1, 2 का 2 आंसर, 3 का आंसर 3। नवनीत, आवाज क्लियर आ रही है? यस। तो ये फॉर्मूला अगर ध्यान में लेते हैं तो -1 का आंसर -1, -2 का आंसर -2, -3 का आंसर -3। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। अब ये सब पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं और ग्राफ बनाते हैं। ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं और ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन। फोकस क्लियर आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फोकस थोड़ा बहुत जा रहा है फिर वापस आ रहा है? अच्छा, कभी कभी चला जाता है लेकिन अपने आप वो आ जाएगा।
ये हमारा पॉइंट है ओरिजिन। ये जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, उसको बोलते हैं एक्स डैश। ये जो ऊपर की ओर डायरेक्शन है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, और ये जो नीचे की ओर डायरेक्शन है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन, वाई डैश। अभी हम यहाँ पर 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3 -4। अभी हम हमारे पास जो पॉइंट्स है उसको यहाँ पर प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 0 0, ये रहा 0 0। बाद में लेते 1 1 1 1 1 1 और 1, ये पॉइंट आएगा। बाद में लेते 2 2, तो 2 2, तो ये पॉइंट आएगा। 3 3, तो 3 3, ये पॉइंट आएगा। -1 -1 -1 -1, ये पॉइंट आएगा। -2 -2 -2 -2, ये पॉइंट आएगा। -3 और -3, -3 -3, ये पॉइंट आएगा। ये सब पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा ग्राफ बनेगा। और ये जो ग्राफ है वो ग्राफ आप पेज नंबर 38 पे टेक्स्ट बुक में फिगर नंबर 2.8 में देख सकते हैं। ये हमारा फंक्शन का ग्राफ बन गया। नौनीत इसको फटाफट कंक्लूड कर देता हूँ। जो x की वैल्यू पुट करेंगे वही हमें आंसर मिलने वाला है, यानी y जो होगा fx वो x की वैल्यू होगी, यानी सेम ऑर्डर पेयर बनेगी। 1 लू तो 1, 1.5 तो 1.5, 7 तो 7, 9.5 तो 9.5। तो ऐसा करके जो हमें फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स में पॉइंट मिलेंगे 1 1 2 2 3 3, -1 -2, ये हमारा ग्राफ बनेगा fx = x का, जो कि आइडेंटिटी फंक्शन है। ओके, और हमने जब ये लिखा था FR2R, तो ये जो एरो के पहले था ये क्या है हमारा? सॉरी, ये एरो के पहले जो लिखा है ना, आर, एरो के पहले, उसको क्या बोलते डोमेन, डोमेन। हैं? एरो के पहले डोमेन लिखा है। और ये जो ऑर्डर पर हमने बनाई उसमें जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उसको बोलते हैं रेंज। तो यहाँ पर डोमेन एंड रेंज सेम है, डोमेन भी आर है, रेंज भी आर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन जो है हमारा, उसमें फॉर्मूला कुछ ऐसा है, fx = 2। कांस्टेंट फंक्शन में मैंने लिखा फॉर्मूला fx = 2। अभी ये fx = 2 का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हम साइड में देखते हैं, अगर fx = x⁻³ होता तो f3 का आंसर हो जाता 27, f10 का आंसर हो जाता 1000। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन एंड आंसर अलग अलग है, क्वेश्चन एंड आंसर अलग अलग, क्योंकि ऑब्वियस है कि क्यूब हो जाएगा, तो आंसर चेंज हो जाएगा। 3³ 27, 10³ 1000, तो क्यूब होगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला होता fx = 8x + 3, अगर हम x के बदले 1 लेते हैं तो आंसर चेंज होके 11 हो जाएगा। अगर x के बदले हम 10 लेते हैं तो आंसर चेंज होके 83 हो जाएगा। अगर हम x के बदले 0 लेते हैं तो आंसर चेंज होके
3 हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि 1 का आंसर 11 है, 10 का आंसर 83 आ रहा है, 0 का आंसर 3 आ रहा है, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। अभी हम बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ये जो कांस्टेंट फंक्शन आपके सामने है, कांस्टेंट फंक्शन, उसकी फॉर्मूला में x है ही नहीं। जो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर x था, जैसे यहाँ पर x है ही नहीं, जैसे यहाँ पर x था, इसमें यहाँ पर x है ही नहीं। तो कांस्टेंट फंक्शन में, कांस्टेंट फंक्शन की फॉर्मूला में x नहीं होता है। उसका मतलब ये हुआ कि x के बदले आप कुछ भी ले लो, आपका आंसर सिर्फ 2 आएगा। x के बदले कुछ भी ले लो, आपका आंसर सिर्फ 2 आएगा। अगर आपने f10 लिया तो भी आंसर 2 आएगा, f0 लिया तो भी आंसर 2 आएगा, f-3 लिया तो भी आंसर 2 आएगा, f2 लिया तो भी आंसर 2 आएगा, f कुछ भी ले लो, कुछ भी। तो मैंने यहाँ पर लिखा f कुछ भी ले लो, f कुछ भी, तो मैंने अंदर लिखा है, f के ब्रैकेट में लिखा है कुछ भी, तो f कुछ भी ले लो, आपका आंसर सिर्फ 2 आएगा। तो यहाँ पर सबका आंसर सिर्फ 2 2 2 2 आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला में ये जो x है वो x फॉर्मूला में है ही नहीं। ये फॉर्मूला में जो x है वो फॉर्मूला में x नहीं है, आपका आंसर सिर्फ यहाँ पर 2 आएगा। तो इस तरह जो आंसर, जब आपका जो आंसर है वो जब कांस्टेंट रहता है, आपका आंसर जब कांस्टेंट हो जाता है, सो इट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ पर हमारा रेंज आएगा सिर्फ 2, क्योंकि आंसर हमारा सिर्फ 2 है, तो ये रेंज हो जाएगा 2। रेंज में आएगा सिर्फ 2 और कुछ नहीं आएगा। अगर अगर हम इसको इन जनरल लिखते हैं, 2 के बदले कांस्टेंट नंबर को लिखते हैं, 2 के बदले हमने c लिखा, c फॉर कांस्टेंट, तो अब हमारा सबका आंसर c आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो रेंज हमारा हो जाएगा c। तो ये हो गया हमारा रेंज, जो आएगा सिर्फ c आएगा। अभी ये जो कांस्टेंट फंक्शन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आंसर सिर्फ 2 आना चाहिए, पर जो भी आएगा वो एक कांस्टेंट नंबर आएगा। 2 के बदले सबका आंसर 20 भी आ सकता था, 1000 भी आ सकता था, -11 भी आ सकता था, लेकिन जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो सब में सेम आएगा। अगर हमने ऐसा लिखा होता fx इक्वल टू 23, तो फिर सबका आंसर सिर्फ 23 आएगा, तो हमारा रेंज हो जाएगा सिंगलटन सेट 23। अभी हमें कांस्टेंट फंक्शन के लिए ग्राफ बनाना है, तो नेक्स्ट पेज पे उसका ग्राफ बनाते हैं। R2R, इस बार हमने आपको समझाने के लिए नंबर चेंज किया, और नंबर चेंज करके 2 के बदले कोई और नंबर लिखते हैं। मैंने लिखा fx इक्वल टू 3। अब हम x के बदले कोई भी नंबर लेंगे, अभी हम x के बदले कोई भी नंबर लेंगे, लेकिन आपका आंसर सिर्फ 3 आएगा। 0 ले लो तो भी 3 आंसर आएगा, 0 ले लो तो भी 3 आंसर आएगा, 1 ले लो तो भी 3 आंसर आएगा, 2 ले लो, सब कोई भी नंबर के लिए आंसर आपका 3 आएगा। तो कोई भी नंबर के लिए आपका आंसर सिर्फ 3 आने वाला है, और ये जो आपका आंसर है 3, वही आपका रेंज है। अब हम इसका ग्राफ बना दें। x डैश y डैश। अभी हम ये सब पॉइंट्स हैं, ये सब जो पॉइंट्स है उसको प्लॉट करते हैं। तो 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। 0 का आंसर 3 है, x 0,
y3, x0 y3, ये रहा आपका पॉइंट, ये हो गया 0 3। बाद में 1 3, 1 3, तो 1 उसका आंसर ये 3 हो गया। बाद में 2 3, तो 2 उसका आंसर ये 3 हो गया। 3 3, तो 3 3 उसका आंसर ये 3 हो। -1 3, -1 3, तो -1 3, -2 3, तो -2 3, -3 3, तो -3 3। तो ये सब पॉइंट्स हमने ज्वाइन किया, तो इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। द ग्राफ इज हियर हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ये आपका डोमेन है, जो डोमेन आपका आर है, डोमेन आपका आर है, और रेंज सबका आंसर 3 है, सबका आंसर 3 है, तो रेंज आपका 3 है। तो रेंज आ गया कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ 3 आएगा। और ये जो एरो का पहले आपका लिखा है वो आपका डोमेन, तो डोमेन हो गया आर एंड रेंज आ गया सिंगलटन सेट 3, और ये हमारा ग्राफ हो गया। नवनीत, इसको कांस्टेंट फंक्शन को फटाफट कंक्लूड कर दो। सर fx इक्वल टू सी, यानी हम कोई भी अगर वैल्यू लेते हैं, fx इक्वल टू 3 है, हम x की कोई भी वैल्यू लेते हैं, हमारा आंसर 3 ही आने वाला है। तो जितने भी पॉइंट्स आएंगे, समथिंग कोमा 3, समथिंग कोमा 3, 1,3, 5,3, 2/3,3, तो उसमें x की वैल्यू चेंज होगी, बट y तो हमारा 3 आने वाला है। तो वो सारे पॉइंट्स हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी x एक्सिस से पैरेलल, और उसका डोमेन जो है कोई भी वैल्यू यानी r, एंड उसका रेंज जो है आंसर वो है सिर्फ 3, तो सेट ऑफ 3। ओके, तो ये था हमारा कांस्टेंट फंक्शन। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 39 पे, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन। पोली मतलब मैनी, नोमियल मतलब टर्म्स, मैनी टर्म्स फंक्शन, जिसमें जनरली एक से ज्यादा टर्म होते हैं उसको बोलते हैं, जिसमें जनरली एक से ज्यादा टर्म होते हैं उसको बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। तो ये हमारा f R2R, अभी हम ये जो हमारा फंक्शन है f R2R, उसमें इस तरह से कोई फॉर्मूला लेते हैं, 5x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 9, ये हो गया हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो पावर है वो 3 है, x का जो मैक्सिमम पावर है वो हमारा 3 है, तो ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल फंक्शन। ऐसे नवनीत, कभी कभी जल्दी जल्दी में लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक कभी मुझसे हो जाती है, तुम बोलते रहना। ये क्यूबिक बराबर लिखा है CUBI की, सुझे क्यूब CUB, CUB IC। ओके, तो ये जो हमारा क्यूबिक फंक्शन है, ये जो हमारा क्यूबिक फंक्शन है उसमें पावर इसका 3 है। सर CUBIC ओनली, ई नहीं आएगा। फिर से मिस्टेक हुई, CUBIC, CUB चेक कर लेना, एक बार चेक कर लो, IC, हाँ सही है। चेक कर लेते हम, चेक करके बोलो तो कंफर्म। हाँ सर वही है। चेक किया तुमने? क्यूबिक फिट CUBIC FWT, ठीक है, क्यूब ACT की है। फिर से बोलो, कौन सा है 3 में से? फर्स्ट वन हमने जो लिखा अभी वही सही है। कौन सा, मतलब ये वाला? हमने जो अभी रखा है वही सही है, यस। ओके, ठीक है। तो ये जो क्यूबिक फंक्शन है, वो क्यूबिक फंक्शन में x का मैक्सिमम पावर 3 है,
so it is called cubic function, cubic polynomial function. अगर हमने इस तरह से लिखा होता, तो इसमें x का पावर स्क्वायर है, so it is called quadratic equation, quadratic equation. तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x स्क्वायर है. तो ये सब पोलिनोमियल फंक्शन के एग्जांपल. अगर हम इस तरह से रैंडमली कोई बड़ा इक्वेशन लिखते हैं, 8x is to 5 plus 19x is to 4 minus 37x square minus 29x plus 8. तो ये हो गया हमारा पोलिनोमियल फंक्शन जिसमें जो x है उसका पावर 5 है. अगर आप ध्यान से तो बीच में एक टर्म मिसिंग है, पावर 5 पावर 4, बाद में एक टर्म मिसिंग है, तो उसके लिए हम कर सकते हैं प्लस 0x3 प्लस 0x3. ये हो गया हमारा पोलिनोमियल फंक्शन. अब अगर आप टेक्स्ट बुक में देखते हैं तो पोलिनोमियल फंक्शन में ग्राफ नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हर एक अलग अलग पोलिनोमियल फंक्शन में फॉर्मूला चेंज हो रही है. यहाँ पर कोई फॉर्मूला है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला है, तो हर बार फॉर्मूला चेंज हो रहा है, तो हर बार अलग अलग पोलिनोमियल फंक्शन में ग्राफ अलग अलग बनेंगे. जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल 13 है, वो भी हम करने वाले हैं. उसका ग्राफ आप देख सकते हैं. उसका ग्राफ इस तरह से बन रहा है. फिर उसके बाद जो 14 सम है उसका ग्राफ इस तरह से बन रहा है. तो अगर फॉर्मूला बदलेगी तो पोलिनोमियल फंक्शन में ग्राफ अलग अलग हो जाएंगे. इसलिए उन लोगों ने कोई कॉमन फॉर्मूला नहीं दे रखा है, कोई कॉमन ग्राफ नहीं दे रखा है. अभी जो हमने फर्स्ट पोलिनोमियल फंक्शन लिखा था, जिसमें हमने स्पेलिंग में 2 बार मिस्टेक की, ये जो हमारा फर्स्ट पोलिनोमियल फंक्शन है, फर्स्ट पोलिनोमियल फंक्शन, उसमें उसको एक बार फिर से देखते हैं. fx इक्वल टू 9 प्लस 12x माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x. 9 लिखा, 12x लिखा, माइनस 9x को लिखा और ये 5x को लिखा. अब टेक्स्ट बुक में 9 के बदले लिखा है a0, 9 के प्लेस पे लिखा है a0, a लिखा है, बाजू में उसके बाद सफिक्स में 0 लिखा हुआ है. उसको हम रीड करते हैं a0. बाद में 12 जो है उसको तो लिखा है a1, तो 12 हो गया a1. a1 हमारा 12 है, a0 हमारा 9 है, a1 12. उसके बाद ये जो नंबर है -9, दैट इज a2. a2 हमारा -9 है, ये हो गया a2 x स्क्वायर, a2 x स्क्वायर. बाद में ये जो लास्ट नंबर है 5, उसको हमने लिखा है a3, तो ये हमारा हो गया a3 5 हो गया. तो कहने का मतलब ये है कि 9 12 -9 5, ये सब जो कोएफिशिएंट्स है 9 12 -9 5, ये सब जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट, उसके बदले a0 a1 a2 a3 इन जनरल हम लिख सकते हैं. ये सब कुछ आपको लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. जो भी हमने अब तक लेक्चर में पढ़ाई की, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ये सब आपको सिर्फ समझना है, लर्न नहीं करना है. अभी हम देखते हैं पेज नंबर 39 टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन 13. इलस्ट्रेशन 13 काफी आसान सम.
क्वेश्चन रीड करो तो नवनीत। एक सेकंड सर, थोड़ा नीचे सर, पेज नंबर 39, इलस्ट्रेशन 13। ओके। Define the function f from R to R by y equals to fx equal to x square. X belongs to R. Complete the table given by using this definition. What is the domain and range of this function? Draw the graph of f's. यहाँ पर हमको फॉर्मूला दे रखी है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर का जो आंसर आएगा वो आंसर को हम y भी बोलते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर्मूला डालने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा y भी कहलाता है। अभी हमको क्वेश्चन में एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल हमको कंप्लीट करना है। फर्स्ट रो में x लिखा हुआ है, फर्स्ट रो में x लिखा है, उसका स्क्वायर करके हमको सेकंड रो में लिखना है। तो ये जो स्क्वायर का आंसर आएगा वही हमारा y का आंसर है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर करके हमको लिखना है, तो -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, ये 1, ये 0, 1, 4, 9, 16 स्क्वायर करके लिख दिया। तो हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अगर किसी को बाय चांस पता नहीं चला हो तो मैं यहाँ पर साइड में एक समझा देता हूँ। अगर हम लेते हैं f-4 तो होता है इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16, और ये जो एक्स स्क्वायर का आंसर है 16 वही हमारा y है। तो हमारी पैर बनेगी -4, 16। ये हमारी पैर बन गई -4, 16। ये -4 उसका आंसर 16, -3 उसका आंसर 9, 4 उसका आंसर 16, 0 उसका स्क्वायर 0। अब ये जो हमारे पास पैर्स बन गई है, ये जो पैर्स हमारे पास बन गई है उसका यूज करके हम ग्राफ फॉर्म करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सब पैर्स का यूज करने की जरूरत नहीं है, 4-5 पैर लेंगे तो भी हमारा ग्राफ फॉर्म हो जाएगा। x, x डैश, y, y डैश। पहले लेते हैं 0, 0, बाद में लेते हैं 1, 1, 2, 4, 3, 9, फिर हम लेते हैं -1, 1, -2, 4। 4-5 पैर इनफ है ग्राफ बनाने के लिए। तो 0, 0, ये रहा हमारा 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5। तो 0 का आंसर 0 है, ये रहा हमारा पॉइंट 0, 0। फिर 1 का आंसर 1 है, 1 उसका आंसर 1 है, 1 का आंसर 1। 2 उसका आंसर 4 है, तो 2 उसका आंसर 4 है। -1 उसका आंसर 1 है, -1 x नेगेटिव है, तो नेगेटिव x नेगेटिव है, -1, 1, -1, 1, -2 उसका आंसर 4 है, तो -2 उसका आंसर 4 है। तो ये 5 पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये हमारा ग्राफ हो गया। तो ये आपका ग्राफ हो गया। तो काफी आसान सम। अभी हमें इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपको पहले टेबल बनाना है,
टेबल 2 हो गया। फिर बाद में लिखा है व्हाट इज द डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज। तो आपको पता है कि ये जो एरो है उसके पहले ये जो आर है वो आपका डोमेन है, तो डोमेन हो गया आर। अब आपको ये भी पता है कि जो ऑर्डर पर आप बनाते हैं उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आपका रेंज है। तो आपका रेंज आप देख सकते हैं, अगर आप केयरफुली देखो तो आपको पता चलेगा कि रेंज में सिर्फ पॉजिटिव नंबर आ रहा है एंड 0 आ रहा है। आपका रेंज स्क्वायर करके जो आंसर आ रहा है वो स्क्वायर करके आंसर सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है और 0 आ रहा है, नेगेटिव आंसर नहीं आ रहा है। तो आपका रेंज आपका आएगा आर प्लस, जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर कवर हो जाएंगे। 9 4 1 4 1 सब पॉजिटिव नंबर कवर हो गए। यूनियन जीरो इसलिए यूनियन में किया क्योंकि 0 भी आंसर आ रहा है। तो आपका रेंज हो गया आर प्लस यूनियन जीरो। ये जो मैंने आपको समझाया वो मैं आपको एक और बार फटाफट नेक्स्ट पेज में समझा देता हूँ, लेकिन आपका सम यहाँ पर खत्म हो चुका है। हमने टेबल बना दिया, ग्राफ बना दिया, टेबल बना दिया, ग्राफ बना दिया और ये हमने रेंज ले दिया। सम हमारा खत्म है। नेक्स्ट पेज पे मैं खाली आपको फिर से समझाता हूँ, लेकिन उसके पहले नवनीत तुम इसको फटाफट कंक्लूड करो क्विकली। The conclusion is that fx equal to x square है, तो हम जो भी वैल्यू लेंगे वो स्क्वायर होने वाली है, यानी 0 ले तो 0, 2 ले तो 4, -1 ले तो 1। तो ये जो ऑर्डर पेयर बनेगी x एंड y यानी fx x स्क्वायर, तो x एंड x स्क्वायर इन दोनों का टेबल बनाना है। ऊपर वैल्यू अलग अलग हम पुट करेंगे और उसका स्क्वायर लिखते जाएंगे, और जितने भी पॉइंट बनेंगे उन सभी पॉइंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ पे। तो 1 1 2 4 3 9 -1 1 ऐसा करके जितने भी पॉइंट्स रख दिए, तो ये यू टाइप का एक ग्राफ बन रहा है। और डोमेन होगा कोई भी वैल्यू r एंड रेंज होगा ऑलवेज पॉजिटिव एंड इंक्लूडिंग 0, तो पॉजिटिव r प्लस यूनियन 0। वेरी गुड। अभी धीरे धीरे तुम मेरे लेक्चर अटेंड करते करते एकदम परफेक्टली समझाने लगे हो। ऐसे कंटिन्यू रहता तो अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्टूडेंट का मैथ्स अगर कितना भी वीक हो ना, फिर भी अगर मेरा लेक्चर अटेंड करे तो ऑटोमेटिक उसको समझ में आ जाएगा। तुम्हें क्या लगता है? सर संभला भी नहीं શું કહે છે? सही है सर। ये हमने आपको समझाने के लिए एक बार फिर से एक नंबर लाइन बनाई। ये जो नंबर लाइन है वो हमारा x है। अब हम उसका x स्क्वायर करने वाले हैं। x स्क्वायर सबका स्क्वायर किया मैंने, ये मैंने सबका स्क्वायर किया। तो सबका स्क्वायर किया, अब देख सकते हो सारे आंसर हो गए पॉजिटिव स्क्वायर करने के बाद। -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया। और ये जो आंसर है, ये जो मैंने टिक किया है, ये जो आंसर है वो हमारा हो गया रेंज, जिसमें r प्लस है, पॉजिटिव नंबर है और उसके साथ साथ अलग से 0 है। रेंज हो गया r प्लस यूनियन 0। एक और बात आप नोटिस कर सकते हो, आपका जो x था, ये जो आपका x है वो x बिलोंग्स टू r है। लेकिन जब आप स्क्वायर करते हो तो उसका आंसर है या तो पॉजिटिव हो जाता है या तो 0 हो जाता है, और जो भी होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। तो x स्क्वायर करेंगे वो 0 आएगा या तो 0 से ग्रेटर आएगा, तो ग्रेटर इक्वल टू 0। अभी हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14। इलस्ट्रेशन नंबर 14 बोलो था नवनीत। Okay. Draw the graph of the function f from r to r defined by fx equal to x cube. fx इक्वल टू x क्यूब, इसमें हमको खाली ग्राफ बनाना है। तो
जैसे मैंने आपको सिखाया, ग्राफ बनाने के लिए आपको 4-5 पॉइंट्स लेने हैं। तो जनरली हम 0 लेते हैं, फिर एक आध दो पॉजिटिव नंबर लेते हैं, फिर एक आध दो नेगेटिव नंबर लेते हैं। तो हम इस तरह से 5 पॉइंट्स सिलेक्ट करते हैं, 0, एक आध दो पॉजिटिव, एक आध दो नेगेटिव। यहाँ पर -2, अभी यहाँ पर हमको सब नंबर का क्यूब करना है। ये जो x है उसका हमें क्यूब करना है। तो -2 क्यूब, तो -8, -1 क्यूब, -1, 0 क्यूब, 0, 1 क्यूब, 1, 2 क्यूब, 8। तो यहाँ पर हमें सब नंबर का क्यूब करना है। तो ये जितने भी नंबर्स है उसका हमने क्यूब किया और ये हमारा आंसर आ गया। ये जितने भी नंबर्स है उसका हमने क्यूब किया और ये हमारा आंसर आ गया। अभी हम ये जो हमारे पास 5 पेयर्स आ चुकी है, उसके ऊपर से हम ग्राफ बना दें। तो पहले पेयर्स लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर, -1, -1, 0, 0, 1, 1, 2, 8। तो ये 5 पैर हमारे पास आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पैर का फर्स्ट एलिमेंट है वो भी आर में से है, एंड सरप्राइजिंगली पैर का जो सेकंड एलिमेंट है वो भी आर में से है। 0 भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। तो पैर का सेकंड एलिमेंट भी आर में से आ रहा है और फर्स्ट एलिमेंट भी इसी आर में से आ रहा है। तो यहाँ पर एरो के पहले जो आर है वो हमारा डोमेन है। तो डोमेन हमारा आर है और ये जो आंसर आ रहा है वो भी आर में से आ रहा है। तो रेंज हमारा आर है। तो डोमेन और रेंज दोनों आर आ गए। हालांकि हमें ये सब में सिर्फ ग्राफ फॉर्म करना है। जीरो, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, x, x dash, y, y dash, y dash, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ऐसे नवनीत, ये बराबर दिख रहा है कि थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है? थोड़ा कंजस्टेड लग रहा है। ओके, तो ये ग्राफ जो है वो नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। अच्छा, ये जब करते तो जूम कर पाएंगे ना वो लोग, कि नहीं कर पाएंगे? नहीं सर। ओके, वन, टू, थ्री, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब क्लियर है? हाँ सर। अभी हमारे पास जो पॉइंट्स है उसको हम एक एक कर लेते हैं। 0, 0, 0, 0, यह आ गया आपका 0,0।
बाद में 1 1 1 1 1 1, ये आपका 1 1 हो गया। बाद में 2 8, ध्यान से 2 8 2 8, x आपका 2 है, पाई आपका 8 है, 2 8, ये आ गया आपका 2,8। फिर आपको लिखा है -1 -1 -1 -1, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है। -2 -8 -2 -8 -2 -8, ये -2 है और ये -8 है, तो ये -2 है और नीचे -8, ये सब पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये सब पॉइंट्स को ज्वाइन किया और ये हो गया आपका ग्राफ। तो ये था सम नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 14। अभी हम आज के लेक्चर में एक आखिरी क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 3 छोटे छोटे सम्स हैं। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 44। टू 2.3 क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमको क्वेश्चन 5 में 3 सम है, वो तीनों सम में हमको रेंज फाइंड करना है। तो फाइंड द रेंज, ग्राफ नहीं बनाना है, खाली रेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन 5 में थर्ड सम। क्वेश्चन 5 में थर्ड सम, f(x) = x, x is real number, f(x) = x, x is real number। तो मैंने क्वेश्चन को वापस लिखा, x belongs to R, f(x) = x, x belongs to R। अभी नवनीत, आज का लेक्चर स्टार्ट किया ना, तो सबसे पहला फंक्शन आया था, तुम्हें याद है? हाँ, कौन सा फंक्शन? आइडेंटिटी फंक्शन f(x) = x। ये f(x) = x आइडेंटिटी फंक्शन ही है। तो जो आइडेंटिटी फंक्शन था उसमें क्वेश्चन ही आंसर है। आप देख सकते हैं, क्वेश्चन ही आंसर है, क्वेश्चन ही आपका आंसर है। तो इसमें डोमेन भी आर होगा एंड रेंज भी आर हो जाएगा। फिर भी आपको समझाने के लिए मैं कुछ पैर्स लिख देता हूं। 0 का आंसर 0 आएगा, नेगेटिव का आंसर नेगेटिव आएगा, √3 का आंसर √3 आएगा, 5 का आंसर 5 आएगा। अगर आपने रेशनल नंबर लिया तो उसका आंसर भी रेशनल आएगा। तो ये जो आपका आंसर है वो आपका रेंज है। तो यहाँ पर रेंज हो जाएगा आर। एग्जाम में आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करना है इस तरह से। f(x) = x, जो f(x) है उसको हम y सपोज करेंगे। तो ये f(x) को y सपोज किया, और जो y है वो आपका रेंज है। और यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है f(x), y एंड x तीनों इक्वल है। f(x) को हमने y सपोज किया, और y और x इक्वल है। तो f(x) ही हमारा रेंज है, f(x) यहाँ पर y है, तो f(x) by x तीनों इक्वल है, इसलिए रेंज हो जाएगा R। Here x belongs to R। Luckily x and y इक्वल है, x and y इक्वल है, y belongs to R, तो आपका रेंज हो गया R। तो आपको ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। ये जो साइड में किया है एग्जांपल्स, वो इट्स जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अगर आप ये एग्जाम में लिखते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं लिखते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका सम इतना छोटा सा है। तो ये आपका हो गया रेंज। क्वेश्चन 5 में देखते हैं सम नंबर 2।
Question 5, sum number 2. fx equal to x square plus 2, where x is real number. क्वेश्चन में लिखा हुआ है x is real number. अभी ये सम करें उसके पहले, ये एक नंबर लाइन आप देख सकते हो. ये जो नंबर लाइन है वो आप देख सकते हो. यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया 0, फिर यहाँ पर लिया 1, फिर यहाँ पर लिया 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4. तो ये जो आपका नंबर लाइन है, उसमें अगर आप ये पोर्शन मार्क करते हो, ये वाला पोर्शन 2 या उसकी राइट साइड वाला पोर्शन अगर आप मार्क करते हो, अगर आप 2 या उसकी राइट साइड वाला पोर्शन मार्क करते हो, तो उसको आप इस तरह लिख सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 अप टू इनफाइनाइट. ये जो मैंने लिखा वो काफी लोगों को समझ में नहीं आता है. मैंने 2 से स्टार्ट किया तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, 2 यहाँ पर इंक्लूडेड है, 2 यहाँ पर इंक्लूडेड है, 2 से स्टार्ट किया है. राइट साइड मैंने लिखा इनफाइनाइट, क्योंकि ये नंबर लाइन इनफाइनाइट तक जा रही है, अगर आप किसी को पूछते हो कि इनफाइनाइट क्या होता है, तो इनफाइनाइट अगर किसी को आप पूछते हो तो कोई बोलेगा इनफाइनाइट इज 1000 करोड़. मुझे आप पूछते हो तो मैं बोलूंगा 10,000 करोड़. नवनीत, तुम्हें इनफाइनाइट क्या लग रहा है? 20 लाख करोड़. हाँ, अभी जो हमें पैकेज मिला वो इनफाइनाइट 20 लाख करोड़. तो ये जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज मिला वो हमारा इनफाइनाइट इज अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर जो किसी को पता नहीं है. तो इनफाइनाइट के बाजू में इस तरह से ओपन इंटरवल लिखते हैं. इनफाइनाइट सबके लिए अलग अलग होता है, आपके लिए, मेरे लिए, नवनीत के लिए, सबके लिए इनफाइनाइट अलग अलग है. इसलिए इनफाइनाइट जो है उसको हम कभी इंक्लूड नहीं करते हैं, वो वेरी ह्यूज नंबर है, उसके बाजू में आपको हमेशा ओपन इंटरवल लिखने का. अभी ये मैंने अचानक यहाँ पर ये नंबर लाइन क्यों समझाई, वो आपको सम जैसे करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा. fx को x square plus 2. आज के लेक्चर में ऐसा जा रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फोकस जा रहा है, वापस आ रहा है. आज के लेक्चर में ऐसा ज्यादा लग रहा है, उसका रीजन क्या है? सर आपने कैमरा थोड़ा नीचे रखा है, मुझे लग रहा है हाइट थोड़ी कम कर दी है. नहीं, तो जो हमेशा होता है वही है. मुझे ऐसा लगा सर आप पेज रखते हो तो पूरा पेज आ जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा पेज कम आ रहा है. पूरा पेज तो आ रहा है. कोई बात नहीं सर, हम सोल्ड आउट कर देंगे इसको. ओके. तो ये जो fx को x square plus 2 है, उसमें हम कुछ नंबर्स रखते हैं. 0 लिया तो आंसर आपका 2 आ गया. बाद में -1 लिया तो आंसर आपका 3 आ गया. बाद में हमने -2 लिया तो आपका आंसर 6 आ गया. बाद में हमने 1 लिया तो आपका आंसर इसमें 3 आ गया. बाद में आपने 2 लिया तो इसमें आंसर आपका 6 आ गया. तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जितने भी आंसर्स आ रहे हैं उसमें लोएस्ट आंसर 2 आ रहा है, क्योंकि 0 का स्क्वायर लोएस्ट होता है 0, तो लोएस्ट आंसर 2 आ रहा है. और बाकी जितने आंसर्स आ रहे हैं वो 2 से ग्रेटर आ रहे हैं.
इसमें यहाँ पर लोएस्ट आंसर 2 आ रहा है और बाकी जितने भी आंसर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे आंसर 2 से ग्रेटर आ रहे हैं। तो अभी हम fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो आपको पता है fx को y सपोज करना है, fx को y सपोज करना है। फिर इस बार हमारा जो y है वो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ये हमारा y है, ये हमारा y है और वही हमारी रेंज है। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 उसका ये जो आंसर है, ये आंसर हमारा रेंज, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 उसका ये जो आंसर है, ये आंसर हमारा रेंज। तो अभी हम यहाँ पर x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि x बिलोंग्स टू r करते हैं तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाता है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। ये जो एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया, उसमें हम 2 ऐड करते हैं। जो भी हो रहा है वो इसके रिगार्डिंग हो रहा है। जो ओरिजिनल टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2, उसके रिगार्डिंग हम सब कुछ कर रहे हैं। ओरिजिनल टर्म में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर आपका हो गया ग्रेटर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर हो गया ग्रेटर इक्वल टू 0। बाद में एक्स स्क्वायर में 2 ऐड करना है, तो यहाँ से यहाँ पर 2 ऐड किया, यहाँ 2 ऐड किया। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है वही तो हमारा y है, y हो गया ग्रेटर इक्वल टू 2। तो ग्रेटर और इक्वल टू 2, तो 2 या उससे ग्रेटर, तो उसीलिए मैंने आपको पहले ये नंबर लाइन समझाई थी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन देके पता चल गया था एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो उसका आंसर 2 या उससे ग्रेटर आने वाला है। एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर करेंगे तो 0 से ग्रेटर हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे तो 2 से ग्रेटर हो जाएगा। इसलिए हमारा रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट। यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट। चलो नवनीत क्विकली इसको कंक्लूड करो। सर x बिलोंग्स टू r, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें x की वैल्यू कोई भी रखेंगे बिलोंग्स टू r। तो हमने ये पता है कि किसी का भी स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आता है, यानी पॉजिटिव रियल नंबर आता है, हमें पहले से ही पता है। सो एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0 का मतलब है 0 को इंक्लूड करके। अभी हमें जो फंक्शन लेना है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो हम क्या करेंगे, दोनों के साइड प्लस टू कर रहे हैं, तो इधर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 प्लस 2 यानी 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 उसको हमने y भी किया था, fx था वो, उसको हमने y भी बोल सकते हैं। तो y ग्रेटर इक्वल टू, यानी हमारी जो रेंज बन गई y की वो बन गई 2 टू द इनफाइनाइट। ओके, अभी हम आज के लेक्चर का आखिरी सम देखते हैं, 2.3 क्वेश्चन 5th, उसका फर्स्ट सम। क्वेश्चन 5 उसका फर्स्ट सम है, fx इक्वल टू 2 minus 3x, x belongs to r, x greater than 0। fx equal to 2 minus 3x, x belongs to r, x greater than 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर x ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ है, x ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ है। तो जब मैं एग्जाम्पल लूंगा तो मुझे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स यूज करने हैं। जैसे कि मैंने लिखा f1, बाद में मैंने लिखा f4, बाद में मैंने लिखा f√3, और मैं जो भी नंबर ले रहा हूँ वो मुझको सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेने हैं। f0.1, f0.2, इस तरह का मैंने पॉजिटिव नंबर्स अलग अलग लिए। x ग्रेटर देन 0, x हो गया x ग्रेटर देन 0, मैंने अलग अलग पॉजिटिव नंबर लिए। वो सब नंबर लेके हमको यहाँ पर x के बदले डालने हैं। तो 2 minus 3 into 1, 2 minus 3 into 4, 2 minus 3 into √3,
2 माइनस 3 इंटू 0.1, 2 माइनस 3 इंटू 0.2। तो इस तरह से हमने सब नंबर एक्स के बदले डाल दिए। ये जो हमारा एक्स है, ये जो हमारा एक्स है उसके बदले हमने ये नंबर डाले, और ये जो एक्स है उसको हमने ये नंबर डाले। अभी ये हो गया हमारा -1, ये हो गया हमारा -2 माइनस 12 -10, ये हो गया हमारा 2 माइनस 3√3, 2 माइनस 3√3, ये हो जाएगा 3 इंटू 0.1, ये हो जाएगा 2 माइनस 0.3 तो 1.7, 2 माइनस 0.6 ये हो जाएगा 1.4। तो ये जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं, ये जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं वही हमारा रेंज है। तो इस बार स्लाइट डिफिकल्ट है, ध्यान से देखना। x ग्रेटर देन 0 ये क्वेश्चन में गिवन है। अभी आपको ये पता है कि ये जो fx है, ये जो fx है उसको हम y सपोज करते हैं। तो fx y 2 माइनस 3x ये तीन इक्वल है। fx y एंड 2 माइनस 3x वो तीन इक्वल है। अब मैंने ये x ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर x को -3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये जो x है उसको -3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर x को -3 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन ये क्या, ये साइन चेंज हो गई। ये हमने सरप्राइजिंगली साइन चेंज कर दी। ये जो स्टेप था, जो साइन चेंज करना है, वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे साइड में, तो 8 ग्रेटर देन 0, अगर आप इसको कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप इसको कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये -24 है, ये आपका 0 है, तो ये आपका साइन चेंज हो जाएगा। इसलिए हमने ये -3 से मल्टीप्लाई किया, ये जो साइन था ग्रेटर देन, वो साइन चेंज हो गया। ये हो गया -3x लेस देन 0। बाद में हमने देखा कि -3x के आगे 2 ऐड हुआ है, -3x से पहले 2 ऐड हुआ है, तो इसमें 2 ऐड किया, दोनों साइड 2 ऐड किया। तो ये जो 2 माइनस 3x है वही हमारा fx है, वही हमारा y है, और वही हमारा रेंज है। तो हमारा रेंज हो गया, रेंज हमारा हो गया y लेस देन 2। ये जो y लेस देन 2 है, ये हमारा जो रेंज है वो y लेस देन 2। आपको एग्जाम में y लेस देन 2 है, उसके बदले इस तरह से लिखना है, -∞ टू 2, और यहाँ पर सिर्फ लेस देन है, यहाँ पर सिर्फ लेस देन है, तो आपको यहाँ पर ओपन इंटरवल करना है, यहाँ पर आपको ओपन इंटरवल करना है। ये जो अगर आपको -∞ टू ओपन इंटरवल अगर समझ में नहीं आया है तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ। लेकिन ये रेंज हमारा यहाँ पर सम खत्म हो गया। जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी कि जब हम यहाँ से यहाँ पहुंचे, तो हमने दोनों साइड -3 से मल्टीप्लाई किया। उस टाइम पे जो बीच में साइन है इनइक्वालिटी, वो साइन हमारी चेंज हो गई, वो ग्रेटर देन 3 वो हो गई लेस देन। और वो समझाएंगे, मैंने यहाँ पर साइड में एक एग्जाम्पल लिखा, इसको -3 से मल्टीप्लाई किया, -24 हो गया, तो लेस देन 0 हो गया। ये एग्जाम में आपको लिखना नहीं है। तो हमारा हो गया y लेस देन 2। नवनीत खाली तुम इतना यहाँ तक समझा दो, खाली इतना पोर्शन समझा दो। सर x ग्रेटर देन 0, अभी हमने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो किसी भी माइनस से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी को, तो इनइक्वालिटी बदल जाती है ऑपोजिट, जो हमने राइट में समझाया। तो -3x और -3 इंटू 0 उसके बीच बन जाएगा लेस देन। नाउ -3x लेस देन 0। अभी हमें जो फंक्शन में चाहिए था वो 2 - 3x, तो हमने क्या किया, दोनों साइड +2 ऐड किया, तो 2 - 3x लेस देन 0 + 2 यानी fx लेस देन 2। 2 - 3x था, वो हमने y लिया था, तो y लेस देन 2, यानी हमारी रेंज आ गई -∞ से लेके +2 तक।
और +2 इंक्लूडिंग नहीं है। ओके, तो 2 माइनस 3x था, वही हमारा fx था और वही हमारा y था। 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x, उसको हमने लिखा fx, उसको हमने लिखा y। तो 2 माइनस 3x fx y, ये तीनों टर्म, ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म, वो तीनों टर्म सेम है। ये और ये तीनों इक्वल है, वो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो हमारा रेंज हो गया y लेस देन 2। अब इस साइड आप जरा नंबर लाइन देख लीजिए। इस बार हमको लिखा हुआ है y लेस देन 2। तो ये जो 2 है, ये 2 जो है उसकी लेफ्ट साइड वाला पोर्शन हमको लेना है। 2 की लेफ्ट साइड वाला पोर्शन लेना है, ये वाला पोर्शन हमको नहीं लेना है, ये वाला पोर्शन हमको नहीं लेना है। तो जो पोर्शन लेना है उसको मैं डार्क करता हूँ, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमको लेना है। अब यहाँ पर 2 जो है वो हमको इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर ओपन सर्कल रखा है, 2 इंक्लूड नहीं करना है। तो ये जो लेफ्ट साइड में पोर्शन है वो नेगेटिव इनफाइनाइट तक जा रहा है, -1000 करोड़, -10,000 करोड़, -20 लाख करोड़। तो ये जो है वो नेगेटिव में इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो वो आएगा माइनस इनफाइनाइट। पर नेगेटिव में कितना जाएगा वो किसी को पता नहीं है, वो एंडलेस, इसलिए आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट। और 2 यहाँ पर ओपन सर्कल है, इसलिए 2 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए ओपन सर्कल है। अगर आपको 2 को इंक्लूड करना होता तो फिर यहाँ पर अंदर डॉट लिखना पड़ता, यहाँ पर डॉट करना पड़ता, तो फिर यहाँ पर इक्वल टू हो जाता, तो फिर आपका हो जाता माइनस इनफाइनाइट टू 2 क्लोज इंटरवल। जब आप ओपन इंटरवल लिखते हैं तो 2 इंक्लूडेड नहीं है, और क्लोज इंटरवल लिखते हैं तो 2 इंक्लूडेड है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। ये चैप्टर में फंक्शन में हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका बेसिक है, ये आपको एकदम परफेक्टली आना चाहिए। हम ऐसा ट्राई करते हैं कि आपको कोई भी डाउट ना हो। तो ये आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 में आपको क्वेश्चन 5 टिक करना है, और इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स 13, 14। क्वेश्चन 5 में 3 सम थे, तो ये 3 और ये 2, 5 सम। एंड आपको 2 फंक्शन जो मैंने आपको समझाया, एक था कांस्टेंट फंक्शन और एक था आइडेंटिटी फंक्शन, तो वो आपको खाली समझना है। और सम समझे सिर्फ 5 के। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। नवनीत कुछ कहना है? क्लियर है? ओके, थैंक यू। स्टॉप रिकॉर्डिंग।